popped up. So जी बताइए. ओके सर, आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए जो सुनने वाले हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, और उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी. जी, हमारा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ, लॉयर हूँ, जो कह लीजिए. और क्या, बस दैट्स इट. कोई खास मेरी अचीवमेंट है नहीं. 2-3 किताबें लिखी है मैंने और या दैट्स इट. आई एम अ पीएचडी इन लॉ. जी बताइए. ओके सर, मैंने आपके कुछ लाइव स्ट्रीम्स जो आप करते हैं वो मैंने देखे थे, तो उससे मेरे कुछ सवाल थे जो मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे उस पर डिस्कशन होनी चाहिए. तो सबसे पहले आपने अपने चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम की थी, आपने कंपैरिजन किया था कि इंडिया का 1947 के बाद जो है वो किस तरह से इंडिया इवॉल्व हुआ और पाकिस्तान इवॉल्व हुआ. उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बताइए. नहीं देखिए, बात यह है कि अगर आप एक थ्योरी देखिए जिससे हमको बताया जाता है कि हम कौन है, और वो जो पाकिस्तान में बताया जाता है कि पाकिस्तानी कौन है, इंटरेस्टिंगली उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं. जैसे हमारे यहाँ के बहुत से आपको स्कॉलर्स मिलेंगे, वो बोलते हैं कि मुगल्स आर द वन हु कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया. सेम थिंग इज फॉर पाकिस्तानीज. दे आर बीइंग टॉट द सेम थिंग कि इट्स मुगल हु कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया. तो फिर कहाँ डिस्टिंक्शन है? आप ये किसी से पूछिए कि भाई अकबर के पिता का नाम क्या था, बाकियों के पिता का नाम क्या था, औरंगजेब के पिता का नाम बता देंगे. पर जिस भारत हमारी कंट्री का नाम किसके नाम पे था, वो राजा भरत है. राजा भरत के पिता का नाम क्या था, लोग नहीं बता पाएंगे. सो क्या हमारी सोशियोलॉजी की बुक्स में या दूसरे जो सिविक्स की बुक्स थी या हिस्ट्री की बुक्स में आपको नहीं बताना चाहिए कि व्हेन यू से भारत, व्हाट डू मीन बाय भारत? भारत वर्ड कहां मिलता है? भारत किस चीज का नाम है? हाउ डिड वी कम इनटू एग्जिस्टेंस? क्या हमारा निर्माण ये मुगलों ने किया है? और अगर मुगलों ने किया तो उनकी थ्योरी क्या है मुगलों के कि मुगल जो है उन्होंने कोई देश बनाई, तो फिर देश कैसे बनता है ये बताओ आप. क्या तलवार उठाने से ही देश का निर्माण होता है? सो देयर वर मेनी क्वेश्चंस दैट वर लेफ्ट बिहाइंड. और वो सिमिलैरिटीज है. जैसे यहाँ पर भी ये दिखाया गया कि भाई बहुत ज्यादा लोकल जो जात पात की व्यवस्था थी उसमें काफी लोगों के साथ जातियां की गई, वहां भी पढ़ाया जाता है. सो द थिंग इज दैट व्हाट इज डिस्टिंक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैं समझ ही नहीं पाया. अगर आप तो ये कह रहे हो जी, तो मेरे ये क्रॉस क्वेश्चन है, क्योंकि इवन दो कि आप कह रहे हो कि हमें सेम ही पढ़ाया गया है, और इससे मैं एग्री करती हूँ कि वहां पे भी मुगलों को और जो इन्वेडर्स है वो एक तरह से उनको ओवर ग्लोरीफाई कर दिया गया. भारत में ग्लोरीफाई किया गया, लेकिन मतलब उस लेवल पे नहीं जितना उतना. और दूसरा आपने कहा कि जो वहाँ पे एक तरह से कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है वो यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है. तो रीजन क्या है कि हमारी आइडेंटिटी बहुत अलग है, और फिर भी इवन दो के उसी एजुकेशन सिस्टम से, मिलते जुलते एजुकेशन सिस्टम से हम बाहर आ रहे हैं, कि हम लोग एज अ इंडियन हमारी आइडेंटिटी बहुत अलग है, और उनकी मतलब एंटी हिंदू है, उनकी पूरी तरह से एंटी हिंदू है. क्या इसका रीजन है क्योंकि हम अपनी सिविलाइजेशन रूट से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे? आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या उसमें अगेंस्ट में बात नहीं करता, लेकिन कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा ना कि वी आर बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो बेसिकली ही इज कंपेयरिंग यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ स्टेट. जो इंडिया का वो सेम है. आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. तो ये सिंह तो राहुल गांधी जी के या उनके जो आइडियोलॉग्स हैं उनके दिमाग में तो यही है ना कि ये जो जितने ये स्टेट्स हैं, ये दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेट. ही इज ड्राइंग अ पैरेलल. या जो लोग इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो आर्टिकल 1 की सही इंटरप्रिटेशन नहीं समझते हैं, वो तो सही कह रहे हैं कि भाई व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड अ यूनाइटेड स्टेट्स? दे आर सेम. सो स्टैंड्स द रीजन की जो अमेरिकन फिलॉसफी है, अमेरिकन वे ऑफ गवर्नेंस है, दैट शुड एक्सटेंड टू अस. ये वो राज्यों को उसी तरीके से देख रहे हैं जैसे अमेरिका के राज्य हैं, पर वो बेसिक जो फिनोमिना है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं.
अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब एक बेसिक फिनोमिना तो यही है ना कि भाई अमेरिका में अमेरिका का निर्माण, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पहले तो कन्फेडरेशन साइन हुआ था, और ये स्टेट प्री एग्जिस्टिंग थे। ये सारे स्टेट जो 13 स्टेट्स ने मिलकर के यूएसए का निर्माण किया, वो प्री एग्जिस्टिंग स्टेट्स थे। वो आए तब उन्होंने यूएसए का निर्माण किया। हमारे ऐसा नहीं था कि ये स्टेट आए और ये बन गया इंडिया, बल्कि 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तो हमने जितने आज की डेट में आप स्टेट देखती है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। 1945, 35, 35 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का शेड्यूल जाके देखे, उसमें जो 3 या 4 तरीके के शेड्यूल में क्लासिफाइड स्टेट्स के नाम थे, मतलब स्टेट मतलब टेरिटरीज। कोई जमींदारी था, कोई प्रिंसली स्टेट था, इस तरीके से कैटेगराइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हुई थी। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे तो स्टेट जब आए, इंडियन यूनियन पहले बना, बाद में स्टेट बना। और फिर क्या कोई ऐसी आपको विष्णु पुराण टाइप की या ऋग्वेद टाइप की कोई डेफिनेशन मिलती है अमेरिका के लिए, जिसमें वो कह दिए गए हो कि उत्तरम यस्य समुद्र हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत संतति? ऐसा तो मुझे कोई नहीं लगता कि भाई यूएस के लिए वो कोई आपको इस तरीके का वो मिला हो डेफिनेशन। और इतने एक ही दो थोड़े हैं, बहुत से डेफिनेशन है। जैसे आप ये देख लीजिए, ऋषभो मरु देव्याच ऋषभात भरतो भवेत भरताद भारतम वर्ष भरतात सुमस्ति भूत। इसका मतलब क्या हुआ? ऋषभ वॉज बॉर्न टू मरु देवी एंड भारत वॉज बॉर्न टू ऋषभ। भारतवर्ष वॉज रोज फ्रॉम भरत, राजा भरत। क्वेश्चन है कि आप ये तो जानो ना इस लैंड को, अगर आप भारत के राजा भरत के नाम से कह रहे हो तो फिर राजा भरत के बारे में तो जानो, आपके हिस्ट्री बुक में साफ है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत दोनों वर्ड यूज होता है, आर दे सेम? मैं जब एक अपना पेपर लिख रहा था विच गॉट पब्लिश लेटर ऑन, तो मैं ये परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये इंडिया किसने बनाया? क्योंकि अंग्रेज जब आए तो वो इंडिया में बिजनेस करने के लिए 1600 का चार्टर लेके आए। तो हाउ डिड द टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड? हु क्रिएटेड द टेरिटरी ऑफ इंडिया? मुगल तो कभी इंडिया बोल नहीं रहे थे, मुगलों ने तो उसको हिंदुस्तान कहा, अगर आप बाबरनामा और दूसरी किताब पढ़े तो अगर 1600 में चार्टर ले रहा है यूके का आदमी, यूके का जो बिजनेसमैन क्लास है इंडिया में बिजनेस करने के लिए, और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल यूनिट को वो इंडिया कह रहा है, तो दैट मींस इंडिया एज अ यूनिट वाज नोन। मार्को पोलो उसको इंडिया कह रहा है अगर, और जो अलेक्जेंडर के समय लोग जो है वो अगर उसको इंडिया कह रहे हैं, इसका मतलब कि इंडिया की एक यूनिट तो थी ना। इवन आपको ओल्ड बाइबल जो है, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें आप बुक ऑफ इस्तर में पढ़े तो हाउदा करके या हैदा करके इंडिया के लिए वर्ड यूज है, जिसका था कि उसकी टेरिटरी इथोपिया तक थी। सो पॉइंट है कि हमको बताया ही नहीं इंडिया क्या है। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो 1857 से लेकर के 1947 तक का आपको इंडिपेंडेंस मूवमेंट याद रखना है, बिकॉज कि उसमें तो एक ही पार्टी थी, उसी को ग्लोरीफाई किया गया। बाकी इंडिया की हिस्ट्री बेकार हो गई। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है खाली 90 साल की हिस्ट्री जान करके। और अगर आप ये कह रहे हो कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अंग्रेजों के साथ की, तो पहले ये बताओ अंग्रेज हमारे कॉलोनाइजर क्यों थे? व्हाट मेक्स ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजर? डेफिनेशन तो दो। चलो ये हमने मान लिया 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, हम गुलाम कब ये तो बता दो। व्हेन वाज इट दैट वी वर कॉलोनाइज्ड? और कॉलोनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? बिकॉज अगर कॉलोनाइजिंग की डेफिनेशन हमें नहीं पता है तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस। ठीक है ना? सर्विट्यूड क्या है, गुलामी क्या है, वो उससे हमें पता कैसे चलेगा? जैसे गोवा में अभी एक मंत्री महोदय थे, उन्होंने कह दिया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब कांग्रेस कहते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम पे इंपोज किया गया, हम तो पोर्टुगीज है। तो फिर वो तो पुर्तगाल समझ रहे गोवा को, वो गोवा को कॉलोनी मानने, कॉलोनाइजर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सो थिंग ये है कि भारत, आप कॉलोनाइजर कौन है, कैसे डिटरमाइन किया आपने? इंडिपेंडेंस बताने से पहले ये तो बता दो। अंग्रेजों को आपने कह दिया, बच्चों ने मान भी लिया कि अंग्रेज हमारे वो थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। कैसे गुलाम थे भाई? क्यों गुलाम थे? बता तो दो गुलामी कैसे होती है, ताकि हम समझ लें। क्योंकि इंडिया में गुलामी के, इंडिया में कई पावर्स थी। अब मुगल हमारे थे, मुगल भी तो बाहर से ही आए ना। अगर अंग्रेज बाहर से थे आए तो मुगल भी तो बाहर से आए, मगर मुगल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉग हो गए, और जो अंग्रेज था वो हमारा कॉलोनाइजर हो गया। दोनों की एंट्री तो सेम हुई।
तो फिर what made Mughals the constitutional reformers or the constitutionalists of India, और ब्रिटिशर को कॉलोनाइजर बना दिया, जबकि आपका जो आप अब टेक्निकली 80% आज भी गुलाम हो, आपके कोर्ट में चले जाएं, लॉर्डशिप यही सब चलता है। आपका कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जब भी आप लोग लॉ के नहीं है जो जानते हैं वो जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की बात जब भी आती है हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से अपने आप को जोड़ते हैं। हमारे लॉ के स्कूल में हम रोमन मैगजीन पढ़ाते हैं बच्चों को लैटिन मैगजीन पढ़ाते हैं, उसको लैटिन का एल नहीं पता है, बट ही इज साइनिंग द मेमोराइजिंग द लैटिन मैगजीन्स। आर वी डीकोलोनाइज्ड? माइंडसेट तो नहीं डीकोलोनाइज हुआ आपका। सो आपने जिसको आप कॉलोनाइजर कह रहे हो उसका लॉ इंटरनलाइज किया, उसका लीगल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, इंटरनलाइज किया, उसका सब चीजें आपने इंटरनलाइज कर दिया, कह दिया वो कॉलोनाइजर है। व्हाट मेक देम कॉलोनी? तो बताओ भाई मुझे, क्योंकि आप तो आज भी कह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो है हम क्या कहते हैं उसको, वेस्टमिनिस्टर कन्वेंशन फॉलो करते हैं। वेस्टमिनिस्टर, इंडिया की 90% जनता को पता ही नहीं होगा ये वेस्टमिनिस्टर कहाँ है भैया, ये वेस्टमिनिस्टर अभी क्या है, वेस्टमिनिस्टर होता क्या है। हमें बता रहे हो कि अंग्रेजों ने हमें, हमारे यहाँ पे आके जो बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं अंग्रेजों से हमने सिस्टम लिया। 1648 में ब्रिटेन के राजा और ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियंस के बीच में लड़ाई हो रही थी, सिविल वॉर हुआ। आप में से कई लोग हैं जाके बिल ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ ले, जो दो बिल ऑफ राइट्स है, मैं यूएस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, यूके वाला। जब बिल ऑफ राइट्स क्यों साइन हुआ, तो जो देश 1680 के आसपास वो अपने राजा से लड़ाई कर रहा है, उसको खुद ही नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या होती है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देने आ गया, वो हमें पॉलिटिकल गवर्नेंस सिखाने आ गया। When they themselves did not know what is constitution and what is constitutional governance, किसकी पावर कितनी है पता ही नहीं है। गृह युद्ध था, गृह युद्ध हुआ था यूके में। तो आप कह रहे हो, तो जब फिर कॉलोनाइजिंग, व्हाट इज कॉलोनाइजर, व्हाट इज द एक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये तो बताओ। अगर आप इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मना रहे हो, एन इंडिपेंडेंस, द वर्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द आइडिया ऑफ कॉलोनाइजिंग और सर्विट्यूड और स्लेवरी। इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट? तो किसके अगेंस्ट इंडिपेंडेंस लिया आपने? आर्बिट्रेरली पिक एंड चूज करके अंग्रेजों को इंडिपेंडेंस बता दिया कि हमने इनके अगेंस्ट में लिया, लेकिन सिस्टम सारा बोरो कर लिया। लीगल हिस्ट्री में बच्चों को जब देख लीजिए क्या पढ़ाते हैं, लीगल हिस्ट्री में कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ाते हैं ब्रिटिशर्स की। ओके, तो ये बेसिकली जो ब्रिटिश लेगेसी ऑफ हिस्ट्री थी वही कंटिन्यू की भारत में। इस पे मैं अब नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सिस्टम बता दिया आपका ना। अंग्रेजों ने जो व्यवस्थाएं बनाई उन्हीं को आपने एक तरीके से रेटिफाई कर दिया, और आपके रेटिफिकेशन के बाद वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बन गया। तो आपने अपना पूरा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक, अब आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम आ रहा है और लोग आ रहे हैं, जाज ने अलग की सिस्टम और दूसरे जो लोग स्कॉलर्स ने लिखे थे उनको अब सामने लाया जा रहा है कि हाउ ब्यूटीफुली दे हैव कैटेगराइज्ड द डिस्प्यूट सिस्टम। उसके लिए जुडिशियल सिस्टम क्या था वो सब उन्होंने बताया। अंग्रेजों के द्वारा ये जो कोर्ट्स बनाए गए और वो जो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्सेंस और ये सब लगाया, वो अपने प्रॉब्लम के लिए लगा रहे थे, अपने मैटर के रिजोल्यूशन के लिए। अब जैसे हमारे यहाँ एक वर्ड है ट्राइबल। इंडिया में ट्राइबल कौन है? इंडिया में आपको सोशियोलॉजी की किताब में बता दिया कि ट्राइबल वो होता है जिसकी लाइफस्टाइल यूनिक है। तो किसका लाइफस्टाइल भैया यूनिक नहीं है? यूनिकनेस का क्या है? नहीं, वो जंगलों में रहते हैं भाई। एक समय सब जंगल में थे, जब जो भगवान राम थे, उनके जो गुरु जी थे विश्वेश्वर, वो तो जंगलों में रहते थे। जंगल में रहने से आप ट्राइबल कैसे बन गए? और इंडिया की जो टेक्स्ट बुक है, पुराण है, वेद है, उसमें तो जो सोशियोलॉजिकल ऑर्डर दिया उसमें कोई ट्राइबल का कोई वो नहीं दिया है। ह्यूमन ग्रुप की जो आइडेंटिफिकेशन की गई है वो सिर्फ 4 पार्ट में की गई है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, बस। और तो कोई नहीं कहा गया कि कोई ट्राइबल, इसमें एक अलग कैटेगरी है। आपने एक अलग कैटेगरी ट्राइबल की बनाई हुई है भारत के लैंड में। कौन है वो? Because they saw, Britishers came to India and they saw it from the British perspective. आप जाकर के मैक्स मुलर की किताब पढ़ ले, जो उसने जब आईसीएस बच्चे बन रहे थे यूके में, तो वो आईसीएस के बच्चों को लंदन में ट्रेनिंग में एक लेक्चर देने गया था। तो बोला कि तुम इंडिया जा रहे हो मगर तुम इंडिया को इंडिया की तरह नहीं देखोगे, तुम एक ब्रिटिश की तरह इंडिया को देखोगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिया। तो उसने अपने तरीके से इंडिया को बता दिया। मैक्स मुलर कहता है इंडिया हैज नो पॉलिटिकल हिस्ट्री।
बिकॉज ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि इंडिया बना कैसे। आप अपने आप को इंडियन कह रही है, पता नहीं है विच पार्ट ऑफ द इंडिया यू बिलोंग टू, बट आप जिस पार्ट भी ऑफ इंडिया में रहती हैं, आप अपने आप को इंडियन कह रही है, क्यों कह रही है? व्हेन एंड हाउ यू बिकेम इंडियन? Okay. I'm not a Okay. fan of Mr. Tharoor because I think Mr. Tharoor is. I'm writing a book. I hope that will make sense. Okay. Because Mr. Okay. Tharoor tried to take both the sides. Okay. But he's a. ओके जी। हमने इंडिया की बारे में तो बात कर ली। अब पाकिस्तान में एक यूनिक चीज उन्होंने ऐड कर दी, मतलब वहाँ पे है सब कुछ सेम ही, मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा वो ओवरबोर्ड चले गए, उन्होंने जो इस्लामिज्म का तड़का ज्यादा लगा लिया। तो आई थिंक ये चीज हमें रिफर करते हैं। इस्लामिज्म का तड़का वो लगा ही नहीं पाए, उनको समझ ही नहीं आया इस्लाम क्या है। द कंट्री इज इन अ नॉलेज क्राइसिस। भाई लोग उसको कहते हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। ना 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 ना, आइडेंटिटी क्राइसिस हर आदमी के लाइफ का पार्ट होता है। आप भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस, जिंदगी में कोई ऐसी आइडेंटिटी होगी जिसको लेके आप क्राइसिस में, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये नहीं बनना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी आदमी 50-60-60 साल का भी हो जाता है, उसको ये नहीं पता लाइफ में मैंने जो पाना चाहा वो मुझे मिल गया कि नहीं। नॉलेज क्राइसिस का मतलब है कि जब आप कुछ करना चाह रहे हो, आप उसको समझ तो रहे हो क्या करने चाह रहे हो। मैं आपसे, जैसे मैं जब अपनी YouTube पे कुछ बातें रखता हूँ, उसके नीचे मुझे लोग आके ज्ञान देके चले जाते हैं, जो उसको पढ़ने का मुझे लगता है they did not even understand 1 inch of what I wanted to say। मैसेज वो खराब हो गया वहां पे। So communication is a different thing, na? Communication requires both the parties to be effective participant, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है और जो कम्युनिकेशन का रिसीवर है। अगर आपका सिग्नल बहुत अच्छा है मगर सिग्नल का रेसिपिएंट जो है वो अच्छा नहीं है, तो आपका सिग्नल नहीं पकड़ पाएगा वो जो इंस्ट्रूमेंट है। तो बॉटम लाइन है कि इस्लाम के नाम पे तो आजाद हुए, और सारी चीजें वो की जो एंटी इस्लामिक है, इन ऑर्डर टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल 2 नेशन थ्योरी, इस्लाम अकॉर्डिंग टू एवरी मुस्लिम इज एन एंटीथेसिस ऑफ नेशनलिज्म। इस्लाम और नेशनलिज्म हो ही नहीं सकते एक साथ। जब इस्लाम और नेशनलिज्म नहीं हो सकते एक साथ, तो 2 नेशन थ्योरी कैसे बता रहे हो कि हिंदू और मुस्लिम एक नेशन है? यू आर यूजिंग द वर्ड विच बेसिकली इस्लाम डिनाइज कि हम तो नेशनलिज्म का एंटीथीज्म है, और तुम कह रहे हो इस्लामिक नेशन खुद है। ये तो वही बात हुई कि जब नेपोलियन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फायदा उठाया और सारी यूरोप में लड़ाई लड़ी, उसने कहा कि ये जो किंग्स है ये तुमको गुलाम बनाते हैं, मैं तुमको गुलामी से छुटकारा देने आया हूं। और मेजर पार्ट जीतने के बाद जब वो वापस फ्रांस गया तो उसने अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच वाज अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, अगेंस्ट एम्पायर्स, अगेंस्ट किंग, ended up throwing up another king। ये वही बात हो गई। सो बॉटम लाइन ये मैं कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान को पता ही नहीं है इस्लाम क्या है। कौन सा इस्लाम? दुनिया का इकलौता कॉन्स्टिट्यूशन है जो कहता है अहमदिया इस्लाम नहीं है, और तो कोई नहीं कह रहा, और कोई नहीं कहता, वही कह रहे हैं। अगर अहमदिया मुस्लिम नहीं होती तो उनको वीजा क्यों देता सऊदी अरेबिया हज करने के लिए? दे आर परफॉर्मिंग ऑल द ड्यूटीज, बट आप कौन से हो? उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अल्लाह इज द सॉवरेन एंड अल्लाह हैज ऑथराइज्ड अस। पाकिस्तान को अल्लाह ने ऑथराइज किया है। पता नहीं कब अल्लाह से बातचीत हो गई, मुझे क्या तो लास्ट मैसेंजर के बाद से बंद कर दिया था अल्लाह ने बात करना। आप कह रहे हो अहमदिया से इसलिए हमारी दुश्मनी है क्योंकि अहमदिया ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे एक और नबी आए थे, और फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हो कि अल्लाह ने हमें ऑथराइज कर दिया। अल्लाह ने पाकिस्तान के लोगों को आइडेंटिफाई कैसे किया, किस भाषा में बातचीत की, वो भाषा वो अथॉरिटी कहां से है? अगर उन्होंने मुसलमानों को दिया अथॉरिटी और उस आधार पे तुम पाकिस्तान पर आ रहे हो, तो फिर अफगानियों को अपने यहाँ रिफ्यूजी कैसे बोलते हो तुम? और फिर तुम ये वीजा सिस्टम कैसे रखे हुए हो? तुम तो ये रोहिंग्या को तुम क्यों नहीं ले रहे हो? सारे मुसलमान जो भी परेशान होंगे, पाकिस्तान उनका गढ़ है, वो कोई लोकल पाकिस्तानी उसका कुछ बनता ही नहीं है वहां पे, अगर तुम्हारा ये इस्लाम के नाम पे बना रहे हो। और अल्लाह ने आइडेंटिफाई कैसे किया कि यही रीजन है वो? तो अब ये सब ब्लास्फेमी है। जो कंट्री कह रही है कि अहमदिया इसलिए मुसलमान नहीं है क्योंकि इन्होंने अल्लाह से बात करने का क्लेम किया, सेकंड नबी होने का क्लेम किया है, देन स्टैंड्स द क्वेश्चन, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन गया? तुम कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि अल्लाह ने हमें ऑथराइज किया है। आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है? आपका शुभ नाम हरमीत जी? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। आप स्क्रीन पे लाइए, उसका प्रियम्बल पढ़िए, बड़ा मजेदार प्रियम्बल है वो।
आप शेयर कर रहे हो? आप बोलेंगे तो मैं कर दूंगा शेयर। ओके। दैट शोज कि द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कंट्री की वो इस्लाम का तड़का लगाए। द प्रॉब्लम इज कि वो इस्लाम भी नहीं समझ रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं समझ रहे। द कंट्री डजंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो कुछ सीखना समझना चाहते नहीं है, वो जिद में है। आप समझ रही है मेरी बात? सो द कंट्री इज इन अ नॉलेज क्राइसिस। ये वो बच्चा है जो क्लास में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, मगर जो भी उसको बताया जा रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक लर्निंग, वो उसको समझना ही नहीं चाह रहा, या वो समझ ही नहीं पा रहा। इनकेपेबल है, डाउन सिंड्रोम है वो बच्चा। क्या इस So, क्या ये यही सेम चीज जो आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के अंदर भी ये चीज दिखती है? Pakistan is not just an idea, is not just an entity, it's an idea also. हाँ हाँ, यस। So, ये so ये Pakistan as an idea took its birth in a place where there is no Pakistan. पाकिस्तान एज एन आइडिया की मुसलमान, भारत के मुसलमानों का एक अलग घर होगा और हिंदुइज्म वहां पे नहीं होगा, ये आइडिया जहां पे पैदा हुआ बना, वो तो भारत में आज यूनिवर्सिटी है काबिले तारीफ। तो पाकिस्तान क्या एक ये है कि पाकिस्तान के बनने के साथ टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई? तब ना आपका ये क्वेश्चन होता। द क्वेश्चन इज दो व्हेन द पाकिस्तान वाज फॉर्म, तो क्या भारत के मुसलमान, अगर मैं मान लूं कि टू नेशन थ्योरी की एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए थी, तो वो भारत के मुसलमान जो यहां रह गए तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी की निगेशन कर दी? तो कहते हैं हाँ हाँ मैंने कर दी। अच्छा, कैसे किया आपने भैया टू नेशन की थ्योरी? उसका हमने नाम बदल दिया, उसको अब हम टू नेशन थ्योरी नहीं कहते, गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। यानी कि तुम्हारी तहजीब अलग है, मेरी तहजीब अलग है, उसमें मैंने तुम्हारी नदी भी अपने नाम पे भैया उसका बयाना लिखवा लिया है। हम इंडियन कल्चर को नहीं मानेंगे, इंडियन किसी भी चीज को नहीं मानेंगे, इंडियन आइडेंटिटी को नहीं मानेंगे, लेकिन हम टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं जी। और क्या था भैया टू नेशन थ्योरी? जो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करता है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये रिजेक्ट करता है कि इंडिया, भारत में रहने वाला हिंदू और मुसलमान दो नेशन नहीं है, दो डिफरेंट कौमें नहीं है। हाउ हार्ड इट इज कि इफ पाकिस्तानी मुस्लिम सेज दैट देयर इज अ टू नेशन थ्योरी, and if an Indian Muslim says that I'm Indian and Muslim, then first thing that he has to say that there is no two nation theory. All right, then what is the natural corollary of saying that there is no two nation theory? उसकी तो नेचुरल कोरोलरी यही है ना कि there is no two nation। इसका मतलब है कि हिंदूज और मुस्लिम आर वन नेशन, they have a different religion। इसी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है, इसी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। जैसे यूरोप में देखें आप, जैसे आप यूरोप में देखें, यूरोप का जो क्रिश्चियन है वो जूडो क्रिश्चियन का पार्ट नहीं है, जूडो क्रिश्चियन जूडाइज्म के ट्रिनिटी का। ही इज नॉट द वंशज ऑफ व्हाट यू कॉल अब्राहम, इसलिए उसको वो जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन लिखते हैं। जुडाइज्म में सुअर खाना मना है, लेकिन क्रिश्चियन खाते हैं सुअर, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन बने हैं वो यूरोप के क्रिश्चियन है, वो पेगन्स हैं, वो बेसिकली अब्राहम के फेथ के नहीं है, या वो नहीं है जिनको कि गॉड ने लैंड ऑफ इजराइल प्रॉमिस किया था। भगवान, अगर आप ये कह लें जो उनका भगवान था वो जीसस क्राइस्ट तो जूस थे, और चूंकि ये यूरोपियंस उस फैमिली ट्री के नहीं है, मगर चूंकि जीसस क्राइस्ट को मानते हैं तो जूस ने जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन मान लिया है। मगर वो तो नहीं मानते जीसस क्राइस्ट को, वो क्या नाम है, लॉर्ड। मोनोथीज्म तो आपस में लड़े पड़ा है। और ये जो आप अगर क्रिश्चियन बन रहे हो और अगर आप क्रिश्चियन लॉ से नहीं गवर्न कर रहे हो तो व्हाट मेक्स यू क्रिश्चियन? मियर बिलीफ। तो वो तो हम कब से कह रहे हैं एकम सद बहुधा विप्राह वदंती, कि सब सच है। अगर बिलीफ से और लीगल सिस्टम अलग अलग है, यहाँ पे कितने लीगल सिस्टम है, यहाँ पे कितने बिलीफ है, बुद्ध आए, जैन आए, सिख आए, सबका स्वागत है, सब हमारा ही है। लेकिन किसी ने लीगल सिस्टम की बात नहीं की कि हमारा जो है लॉ ऑफ डिवोर्स अलग होगा, हमारा लॉ ऑफ सक्सेशन अलग होगा। और गॉड ने लॉ ऑफ डिवोर्स और सक्सेशन अरेबिया का जो है वो पूरी दुनिया का बना दिया है। ये है आर्ग्यूमेंट, ये डिवाइन लॉ है। पर आपको नहीं लगता कि ये जो ऑल रिलीजन्स आर सेम, जो आपने अभी बोला, मैंने ये नहीं कहा रिलीजन्स आर सेम, नो। ये नहीं मतलब रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन एक ही मंजिल एक ही है, मतलब यही मतलब हुआ ना जो आपने भी। आपको समझना पड़ेगा, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड, इट्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन।
देखिए, भारत की थ्योरी ये कहती है, रिलीजन की बात नहीं करती, बिकॉज भारत रिलीजन के बारे में जानता नहीं है। रिलीजन को आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं, अ सेट ऑफ लॉ विच इज नॉट द वैदिक मैंडेट. Vedic mandate is that all gods are true. All prophets who are telling you about the gods are true, so long as they are telling you about the God. बट आप गॉड के नाम पर रिलीजन मांग रहे हो, ये वैदिक मैंडेट नहीं है, वो वैदिक मैंडेट नहीं है. अब इसकी क्या सत्यता है कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं है? क्या कर लीजिएगा इसके बारे में? आप लोग मान रहे हैं, पूजा चल रही है उनकी, मंदिर चल रहे हैं, बट रिलीजन का हम कहते हैं सारे भगवान सच है और उनको बताने वाले प्रॉफिट सच है, उनको मारने, उनके लिए मारने. अगर कोई भगवान अपना नया बता रहा है, बताने दो, उस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करो. बट रिलीजन की बात नहीं कर रहे हम कि तुम अपना लीगल सिस्टम ले आओ. अब्राहमिक फेथ की प्रॉब्लम है, इट डजंट गिव यू स्पिरिचुअलिटी की सबकी बात वो वेद करता है. स्पिरिचुअली तुम्हारा जिससे लगन लग जाए भाई. मैं देख रहा था एक बार मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा एक फनी सा क्लिप की बिहार के किसी मंदिर के बाहर ऐसे वो क्या कहते हैं उनको, कंगारू नुमा कूड़े का वो रखा हुआ था, जिसमें उसका पाउच निकला था, उसमें कूड़ा फेंकना था. एक लड़की बेचारी गांव की थी, मतलब शादीशुदा, वो उसको भी ऐसे ऐसे आरती दिखाई थी. एंड पीपल वर लाफिंग. एंड आई वाज लाइक, यू आर लाफिंग एट व्हाट? यही है तुम्हारी सेक्युलरिज्म, जिसके लिए तुमने हजारों लोगों को मार दिया था. उसको उससे सुख मिला, मिलने दो. कंगारू का वो रूप भगवान है नहीं, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? मजाक उड़ाएं उसका. यही वेद कहता है कि मत उड़ाओ. चूहे की पूजा करनी है, करने दो, ये उसका भगवान है. मजाक मत उड़ाओ. वो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट की बात करता है. और जो तुम्हें बता रहा है कि चूहा तुम्हारा भगवान है, उसका मजाक मत उड़ाओ. वो ये नहीं कह रहा कि लीगल सिस्टम चेंज करो. आप समझ रही है ना? भगवान के रूप में आज जो वेद के भगवान है तो एग्जिस्ट ही नहीं करते. मित्र, वरुण, ये कहाँ है कि किसी आपने मंदिर देखा है भगवान मित्र का? नहीं है. हाँ, लेकिन वो हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है ना. पर ये आप ये जो कह रहे हो ना, इसमें एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे जो स्पिरिचुअली मतलब सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं. मैं मान रही हूँ ये, लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन भी तो करते हैं ना. हमारे यहाँ क्वेश्चनिंग भी तो है. बुद्धिज्म क्या था बेसिकली? उन्होंने वेदों को क्वेश्चन किया ना, उन्होंने रिजेक्ट किया कि हम वेद नहीं मानते. भाई तो मैं क्वेश्चनिंग यही तो बात तो कह है रहा हूँ ना. हमारे यहाँ पे. नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझे. फिर मैंने तो ये कही दिया ना, बुद्ध भगवान को भगवान का दर्जा इसीलिए दिया गया कि उसकी फ्रीडम थी. अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी वेद में नहीं होती तो लोग मारपीट कर रहे होते, जैसे मोनोथिज्म में लड़ाइयां हुई हैं कि तुम्हारा वाला गलत है, मेरा वाला गलत है. ठीक है ना? वहां मारपीट तो नहीं हुई ना कि तुम गलत हो सही हो, उसकी बात नहीं हुई कि आओ भाई चर्चा करते, आप अपनी बात रखिए. सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है एक अलग चीज है कि आपको मानने की आजादी. सारी दुनिया आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देती है, मगर उस फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जन्म तब होता है जब सेक्युलरिज्म हो. अगर सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं हो सकता. क्योंकि यदि आप आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक कोई रिलीजियस बुक है, बिब्लिकल बुक, वो भी बिब्लिकल या कुरानिक, तो उसमें कहा है दूसरे भगवान तो सब गलत है. कुरान में तो साफ साफ कह दिया है तुम्हारे किसी के झूठे खुदा को भी, द वर्ड इज झूठे. तो हमारे यहाँ ये चीज नहीं है. उसके बाद जो पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है, वेद इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी. लोग उसको पता नहीं क्या, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिविलाइजेशन. वी एंड मी एंड यू आर इंडियन बिकॉज वी आर वैदिक. The problem with the Veda is that it didn't give any identity to those who are Vedic. It didn't give a name. It described the humanity. It didn't mean that it is only going to apply to this particular area of land. उसने ह्यूमैनिटी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो किया. कोई ब्राह्मण से भारत में पाए जाने थे, ब्राह्मण हर जगह पाए जाने थे. अब इंडिया में लोग ब्राह्मण और पुजारी के बीच का अंतर नहीं समझ पाते. ब्राह्मण को लोग पुजारी से, क्योंकि ब्राह्मण को वेद की शिक्षा लेनी थी. अरे भाई वही शिक्षा की अपरिहार्यता तो उसके लिए भी है. राजा को भी तीनों वेदों में प्रकांड होना चाहिए. वो तो क्षत्रिय है या नॉन क्षत्रिय है. ब्राह्मण रिसर्चर था, नॉलेज का सीकर था, ऋषि था, मुनि था, वो ब्राह्मण था. सो इंडियन इटसेल्फ हैज लॉस्ट इट.
पर यहाँ पे फिर से मैं आपसे सवाल करूंगी, आपको नहीं लगता कि आप प्लूरलिज्म को और सेक्युलरिज्म को मिक्स कर रहे हो? मैं अपनी पूरी बात कर लूं फिर आप बताइए। क्योंकि हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं, और जहां पे सेक्युलरिज्म की जरूरत एक्चुअली पड़ी, वहां पे उनको स्टेट को और सोसाइटी को अलग करना था, रिलीजन मतलब चर्च और स्टेट को अलग करना था बेसिकली। लेकिन हमारे यहाँ पे तो उतना मतलब कह सकते हैं कि कहीं कहीं ओवरलैप मिलता है, लेकिन उतना नहीं था जितना वहां पे वेस्टर्न सोसाइटीज में या कहे एब्राहमिक सोसाइटीज में उस तरह से था। तो आई थिंक आप कहीं सेक्युलरिज्म को और प्लूरलिज्म को मिक्स तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं या तो अपनी बात समझाने पर मैं फिर से कोशिश करता हूँ। प्लूरलिज्म ऑफ व्हाट? प्लूरलिज्म का सेक्युलरिज्म से क्या लेना देना है? आप प्लूरलिज्म कह रही हैं तो प्लूरलिज्म से क्या मतलब है आपका? व्हाट इज प्लूरल? प्लूरलिटी मतलब ऑफ लैंग्वेज, प्लूरलिटी हाँ ऑफ जी, जी आप नहीं बोलिए सर आप। नहीं, आप सही कह रहे हो, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही थी, प्लूरलिज्म। बोलिए सर आप। प्लूरलिज्म बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, और इंडिया में प्लूरल, जैसे इंडिया की जितनी भाषाएं हैं, इंडिक भाषाएं जिनको आप कहते हैं, वो सब अलग अलग नाम है। कभी ये नहीं कहा गया ये भाषा उनसे इंफीरियर है, सुपीरियर है। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने बात बनाई हो तो बात अलग है, मतलब जनरल मासेज इसको लेके उतना सेंटी नहीं है। और इन सब भाषाओं का जो बीज है, जो लेटर है, वो क ख ग घ है। हाउ इज दिस पॉसिबल देन कि तमिल भी क ख ग घ पढ़ रहा है और कश्मीरी भी क ख ग घ पढ़ रहा है, जो उर्दू को नहीं पढ़ता? बंगाली भी क ख ग घ पढ़ रहा है, उड़िया भी क ख ग घ पढ़ रहा है। इज इट प्लूरलिज्म? इट इज यूनिटी। सो पॉइंट है कि आपने क ख ग घ देके प्लूरलिज्म को कहा अपनी भाषा बना लो। तो जैसे यूरोप में एबीसीडी है, फ्रेंच भी एबीसीडी है, जर्मन भी एबीसीडी है। एक इधर उधर दो तीन हर्फ आपको चेंज मिल जाएंगे, दो तीन शब्द चेंज मिल जाएंगे, दो तीन अक्षर चेंज मिल जाएंगे। प्लूरलिज्म इज अ डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। वो यूरोपियन, जब यूरोप ने क्रिश्चियनाइज्ड हो गया यूरोप, सो यूरोप का नेशनलिज्म और क्रिश्चियनिटी का जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन था, इसने एक ऐसा समाज निर्माण किया जिसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि अब हमें कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है। For example, Jews were killed by Germans for their religious reason or for national reason. Jews को क्यों मारा गया? नेशन के वजह से मारा गया या रिलीजन की वजह से मारा गया? रोमा की एक जो उनका जिप्सी थे, उसको क्यों मरवाया उसने, हिटलर ने? So the cocktail of nationalism and the immutability of the religious identity create what you call superiority complex. We are the best. We got the best religion, we got the best culture. रिलीजन और कल्चर में अंतर नहीं बता सकते अगर आप एक अब्राहमिक फेथ को मानने वाले हैं, क्योंकि कल्चर की वैल्यू नहीं करता, कल्चर तुम्हारा गलत है। और रिलीजन और कल्चर का एक इट्स लाइक अ पैकेज डील। आपको रिलीजन लेना है तो कल्चर भी ले लेना है। यहाँ वो कंफ्यूज कर जाते हैं। अब गोवा के जो पोर्टुगीज है वो कल्चरली पोर्टुगीज है, या वो उनका कल्चर पूरा इंडियन है लेकिन वो अपने आप को पोर्टुगीज मानना चाहते हैं क्योंकि रिलीजन उनको पुर्तगाल से मिला है। So if you give someone the gift of Jesus, did you give the gift of British culture, Portuguese culture, German culture? What makes a person Christian? Speaking English, या Armeniac, या speaking Portuguese? तो जो गोवा का क्रिश्चियन है वो पोर्टुगीज बोलना चाहता है, घर में पोर्टुगीज चीजें कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो रिलीजन को फॉलो कर रहा है, नेशनलिज्म को फॉलो कर रहा है। वो समझ रहा है हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि गॉड ने तो पुर्तगाल की भाषा में बातचीत भी नहीं की ना, गॉड ने तो आर्मेनियक में बोला। जीसस क्राइस्ट तो आर्मेनियक बोलते थे या हिब्रू बोलते रहे होंगे। सो इट्स अ कॉकटेल। प्लूरलिज्म और सेक्युलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। जब आप जो प्लूरलिज्म है वो मल्टीकल्चरलिज्म उनको समझ में आया, क्योंकि रिलीजन की वजह से वो, और चूंकि ऑलरेडी जो पेगन का लोकल उनका नेशन था उसमें ये था कि हम सबसे बेस्ट है, उस पर रिलीजन का तड़का लग गया। तो रिलीजन और कल्चर वो सब अपना ही देने लगे। आप जहां जा रहे हो वहां अपनी लैंग्वेज फैला रहे हो। क्रिश्चियनिटी की लैंग्वेज क्या इंग्लिश थी कि पोर्टुगीज थी? पूरा का पूरा जो है वो नॉर्थ अमेरिका जो है वो पोर्टुगीज पूछ रहा है। ब्राजील में लोग पोर्टुगीज बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? अगर आप रिलीजन लेके गए थे तो वो अब वो अपने
खुदा की या अपने गॉड की जो वो करते हैं वो अपने भाषा में करते हैं। तो यूरोप को अगर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना था तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते, आर्मेनियन का प्रचार नहीं करना चाहिए था। सेम प्रॉब्लम एज हैपेंड विद इंडियन मुस्लिम्स कि वो इस्लाम में कल्चर कहाँ खत्म होता है, रिलीजन कहाँ शुरू होता है, उनको पता ही नहीं चल रहा। और चूंकि जो इस्लाम का सोर्स है कुरान और हदीस, हदीस इज बेसिकली अरबिक कल्चर। क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि जो मोहम्मद थे उन्होंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया था, लॉज ऑफ अरेबिया जो कस्टम कन्वेंशन ये सब चल रहा था उसको चेंज कर दिया था, थोड़े बहुत ट्विक्स किए उन्होंने। तो जब आप हदीस कल्चर अपने ऊपर ओढ़ लेते हो विली नीली। ओके, इसमें एक लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगी, उसके बाद थोड़े चैट में एक दो प्रश्न है वो पूछूंगी। अभी आपने एक वर्ड यूज किया मल्टीकल्चरलिज्म। मुझे लगता है कि ये वेस्ट जो है मल्टीकल्चरलिज्म में बहुत हद तक फेल हो चुका है, क्योंकि सारे कल्चर सेम नहीं होते हैं। ये अब हम देख रहे हैं जो वो मतलब वहाँ पे जो पैलेस्टाइन के लिए जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में हो रहा है या कुछ भी, तो जैसे ये ऑल रिलीजन्स आर सेम वाला एक हिंदूज के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये मुझे पर्सनली लगता है, उसी तरह से ये ऑल कल्चर्स आर सेम, ये प्रॉब्लम आपको नहीं लगता कि ये वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम आज बहुत बड़ी खड़ी हो गई है? देखिए, जैसे राष्ट्रवाद जो है वो जातीयता का काट है, समझिए इसको। जो भारतीय राष्ट्रवाद है, अगर आपको हिंदुस्तान की ये जो एटमाइजिंग टेंडेंसी ऑफ जातीयता है जो एक सच्चाई है, अगर हिंदुओं को एकत्रित करना है, सनातनियों को, वैदिक को, जिनको भी कहें, उनको एक जगह लाना है, तो उसका एक ही जरिया है, वो राष्ट्रवाद। उसके नाम पे वो आने को तैयार है। राष्ट्र के ऊपर वो, चूंकि थैंक गॉड उनको ये सिखा दिया गया कि वे राष्ट्र जो है वो सबसे सर्वोपरि है, वरना तो वो जात छोड़ने को तैयार नहीं है। एक जात की लड़की दूसरे जात में शादी कर ले तो हैरान परेशान हो जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो यूरोपियन नेशनलिज्म का काउंटर था मल्टीकल्चरलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म मींस लव विद योर कल्चर। व्हाट इज नेशन? ठीक है ना, एक्सेसिव लव विद योर कल्चर, नार्सिसिज्म विद योर कल्चर। तो पॉइंट ये हुआ कि अब आप क्रिश्चियन भी हो, कह रहे हो इंग्लिश ब्रेकफास्ट, भाई क्रिश्चियन ब्रेकफास्ट होना चाहिए ना। पोर्टुगीज ब्रेकफास्ट और इंग्लिश ब्रेकफास्ट तो सेम नहीं है। पास्ता इंग्लैंड का पूरे यूरोप में खाया जाता है, लेकिन बेसिकली वो इटालियन है। सो मल्टीकल्चरलिज्म हैज नॉट फेल्ड। वन कल्चर which basically comes as a culture is not a culture, it comes as a religious bundle। क्यों वो ऋषि सुनक पीएम में कैसे फेल हो गया? ऋषि सुनक इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है, यूके, और अपने आप को प्राउड हिंदू कहते हैं। कैसे फेल हुआ मल्टीकल्चरलिज्म? इट पास्ड। अगर आपके कल्चर में आप जिस तो सेक्युलराइजेशन जिस कल्चर को करके आना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। सो वन कल्चर हैज रिफ्यूज्ड टू एसिमिलेट। यस, ऑल अदर कल्चर्स हैव एसिमिलेटेड। कोई आपको यहां पे जरा एक, अगर कोई 4 दिन ब्रिटेन रह के आ जाए, 4 दिन, उसका एक्सेंट ऐसे बदलेगा कि हम आप हैरान हो जाएंगे। सो मल्टीकल्चरलिज्म वर्क्स। उसी तरीके से आप देखिए, अब जो इंडिया में टूरिस्ट करने आते हैं, अगर 100 में से 20 टूरिस्ट ऐसा बताते हैं कि इंडिया फिल्दी जगह है, गंदी जगह है, तो 80 टूरिस्ट जो फॉरेनर्स है वो बताते हैं दिस इज रियल इंडिया। वो मंदिर में जा रहे हैं, वो टीका लगवा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, दिस इज मल्टीकल्चरलिज्म। जब तुमने मंदिरों को एक्सेप्ट कर लिया, तुमने भारतीय खाने को एक्सेप्ट कर लिया, मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म क्या था? जब किताब लिख रहा था, मैं कोड भी कर दूंगा, अगली बार आप बोलेंगे, उसमें यूरोप के ऑक्सफोर्ड ऑर्वर्ड के स्कॉलर्स लिखते थे, इंडिया के लाइब्रेरियों में लिखा हुआ सैकड़ों पेज ब्रिटेन में लिखी गई एक पेज के बराबर है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या था कि जब आप यहाँ के एमबीबीएस को यूके के 2 साल के एमबीबीएस, यहाँ के 6 साल के एमबीबीएस डिग्री को वहां के 2 साल के एमबीबीएस डिग्री के बराबर मानते थे। ये था कि आप इंफीरियर समझ रहे हो एजुकेशन सिस्टम को। आज वो नहीं है। द इस्लामिक क्वेश्चन, इस्लाम इज एन आउटलायर। जो वो इस्लामिक स्पेशलिज्म है या एक्सक्लूसिविज्म है, उसके लिए मल्टीकल्चरलिज्म को फेल कर दे वो नहीं कहेंगे। यूरोप ने ये किया कि वो मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे उन्होंने ज्यादा इस्लाम को लाने की कोशिश की, वो फेल हो गया, क्योंकि अब वो जाके कह रहे हैं हमको शरिया दो। दैट हैज फेल्ड। टू से कि मल्टीकल्चरलिज्म फेल हुआ, कैसे फेल हो गया? कनाडा में क्या सिखों का कंट्रीब्यूशन नहीं है? अब वो खालिस्तान का क्वेश्चन हटा दिए तो सिखों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया।
क्या हिंदू कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे? अभी आप देख लीजिए ये ऋषि सुनक है प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा आप देख लीजिए सुरीनाम में जो है वहां के वो प्राइम मिनिस्टर है, मॉरिशस देख लीजिए। आप जहां पे देखिए जहां पे लोग पॉपुलेशन अगर कुछ और है तो दूसरी है, लेकिन उन्होंने दूसरे कल्चर के लोगों को इलेक्ट किया है। तो यूरोप में क्या था कि मल्टीकल्चरलिज्म वो समझ ही नहीं पाते थे, तो यूरोप की किताब में कल्चरल सेंसिटिविटी करके चीजें पढ़ाई गई कि समझो ये दूसरे का कल्चर, उसको एक्सेप्ट करो। उनको टीच करना पड़ा। हमारे यहाँ ये आपको टीच करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ऑफ वन हिस्टोरिक एंड वेरी प्रोफाउंड प्रोसीडिंग की एकम सत बहुधा विप्लव। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, सबका सम्मान करने लगते हो, तो सबका सम्मान करते हो। मगर ये वेद नहीं कहा कि तुम अपना, फिर उसमें तो 10 आगम युद्ध भी हुआ है, भगवान ने धर्म युद्ध की भी बातचीत की है। तो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा दो जो थ्योरीज है कि सब सही है, लेकिन सब सही के नाम पे आपको यदि कोई प्रिटेंड कर रहा है कि हम सही है मगर वो सही नहीं है, तो फिर आपको धर्म युद्ध भी लड़ना है। सो दिस इज द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड कि आप कैसे समझेंगे इन दोनों को। अगर आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं समझेंगे तो फिर गीता में जो धर्मयुद्ध है और जो सब सर्वधर्म समान है, इसके बीच का अंतर आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और जो अब्राहमिक फेथ का मोनोथीज्म, एक एनालिसिस तो होना चाहिए ना, मोनोथीज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया में। यूरोप ने मोनोथीज्म के बहाने अपनी कल्चर को फैलाया। क्रिश्चियनिटी का कैन यू इमेजिन क्रिसमस विदाउट स्नो फॉलिंग? क्रिसमस को क्या स्नो के बिना आप इमेजिन कर सकती हैं? और जहां पे क्रिश्चियन अर्थ हुआ है क्रिश्चियनिटी का, वो +50 होता है वहां पे बेथलेहम नजारत में, इतने बड़े स्नोज। सो रिलीजन में कस्टम घुसेड़ दिया अपना कल्चर, और वो बेच दिया दुनिया को कि भाई लेट इट स्नो, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो बिकॉज इट्स क्रिसमस। व्हाट ऑन अर्थ क्रिसमस हैज टू डू विद द स्नो? नथिंग। Okay. So multiculturalism has not failed. One entity has refused to follow the bare minimum requisite before they could be embedded into or injected into a multicultural society. आप अगर इस्लाम में हो तो आप तो कहोगे कि भाई सब गलत है, तुम्हारा भगवान गलत है, ये गलत है। जब आप इस माइंडसेट से आ रहे हो तो आप मल्टीकल्चरलिज्म कैसे एक्सेप्ट कर लोगे? फिर तो आप कहोगे गाय तुम्हारी मम्मी है, हाँ बड़ी अम्मी है। Then this means you have not yet grown up for multiculturalism because you are not sensitive. एक प्रश्न आया नीचे कि जो वैदिक मल्टीकल्चरलिज्म है वो क्या आज के कंटेक्स्ट में अप्लाई हो सकता है? क्योंकि उस समय जो ऋग्वेद था, ये आगे कहते हैं कि वहां पे डिबेट हुई और वो एक कंसेंसस पर पहुंचे कि सारे जो भगवान है और जो सारे पाथ है वो सही है। लेकिन जब हम आज के कंटेक्स्ट में देखें तो आज के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिकली एक ही आइडियोलॉजी है जो कि एग्री ही नहीं करने की कोशिश कर रही है। वो एग्री ही नहीं करती है कि नहीं आप सही नहीं हो, सिर्फ मैं ही सही हूँ। तो क्या आज के समय में हम एज अ हिंदू सोसाइटी हम कैसे उसको कन्फ्रंट करें या आंसर करें? मेरा मानना है कि हमें प्रश्न करना चाहिए। अगर वो हमें प्रश्न कर रहे हो तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम भी प्रश्न करें दूसरी साइड को। तो आपका क्या कहना है? हाँ, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, अगर आप चीजों को समझ नहीं ना। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो स्कूलों में बच्चों को जो बता दिया, उनको कुछ पता ही नहीं हिंदुइज्म क्या है। वो हिंदुइज्म को होली दिवाली इसकी ज्यादा उसके बेचारे की समझ ही नहीं है। उसके लिए हिंदुइज्म को रिड्यूस कर दिया है शादियों के फेरे तक, और बाकी हिंदुइज्म को कर्मकांड बता दिया, पाखंड बता दिया है, हिंदुइज्म को जात पात बता दिया है। अरे जब कह रहा है सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, लिखने वाला क्या ये नहीं पता था? उस समय तो कोई क्रिश्चियन मुसलमान और जूस नहीं था ना। उस समय तो जो ये लिख रहा था उसको तो यही पता है कि 4 ही वर्ण होंगे। तो फिर वो काहे नहीं लिख रहा ब्राह्मण भवन्तु सुखिनः ब्राह्मण संतु निरामया? दोनों तुमने इसकी एक पॉइंट ये था कि जो कुछ लॉज लिखे गए इंडिया में, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूं, खासकर जो जिन्होंने धर्मशास्त्र की नहीं सूत्र की बात कर, जिनको ये था कि भाई हमें भारत की सोसाइटी का निर्माण करना है और उस निर्माण की जो बेसिक फाउंडेशनल स्टोन होगा वो होगा जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। उसको नहीं समझ पाए वो। तो उन्होंने वेदों में वर्ण में कोई हायरार्की नहीं था, लेकिन उन्होंने जब सूत्र नियम बनाए उन नियमों में उन्होंने हायरार्की घुसेड़ दी। क्योंकि अगर आपसे ये कह रहा जा रहा है कि भाई इंसान जो है उनके कर्म के आधार पे 4 श्रेणियां होती हैं,
अब आपको उसके आधार पे लॉ बनाना है कि किसको क्या कैसे वो दिया जाए, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे शादी का कैसे होगा, किसमें होगा? क्या एक ब्राह्मण जो है वो नॉन ब्राह्मण, क्योंकि इसके लिए वैदिक सूत्र नहीं आए थे, पर क्वेश्चन तो बनेगा ना, क्योंकि सामान्य आदमी तो उसको समझना चाहेगा ना। सो पॉइंट ये है कि जब जिन्होंने जाति व्यवस्था को फैलाई और जिन्होंने ये सूत्र लिखे, वो ये सूत्र नहीं समझ पाए कि जब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में वो किसकी बात कर रहा है भाई? वो कह रहा है ब्राह्मण भी सुखी हो और शूद्र भी सुखी हो, क्षत्रिय भी सुखी हो और वो भी सुखी हो। There is one thing, constitutional philosophy. Another thing is the laws made out of those philosophy. For example, constitutional philosophy है कि there is equality of a human being in India. अब आप लॉ बना लो वैसे, बट क्या आप सारे लॉ इक्वलिटी के बना दोगे? क्या हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं है जिसमें कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ब्याहता या डोमेस्टिक गृहिणी हो सकती है? पुरुष कभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में आ ही नहीं सकता। यानी एक बीवी अभी अब मैंने कुछ दिन पहले देखा कि एक वाइफ जो थी वो अपने पति को चेन से बांध दिया था और सिगरेट से जलाती थी। जी जी जी। मगर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं लगेगा उसके ऊपर, उस वाइफ के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के दायरे में नहीं आती। तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है मर्द और औरत इक्वल है, बट क्या लॉज इक्वल है? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको क्रिएट करनी पड़ती है इनइक्वालिटी इन ऑर्डर टू मेक सोसाइटी फंक्शनल। थियोरेटिकल प्रॉब्लम आप एक बेसिक फंडामेंटल दे देते हो कि मर्द और औरत, पुरुष और स्त्री सेम है, बट क्या स्त्री और पुरुष सेम है? उसकी आप एप्लीकेशनल वैल्यू कैसे लगाएंगे समाज में? क्या आप स्त्री को वो काम दे देंगे जो पुरुष को करना चाहिए, या पुरुष और स्त्री के काम में कोई भेद करेंगे? Absolute equality is impossible. So the point is that कि मेरे नीचे भी जो लोग पढ़ के जाते हैं वो ये मान के रखते हैं कि मैं बड़ा मूर्ख इंसान हूं या मुझे बेसिक बातें समझ में आती है, मगर ये कि वो उस डेप्थ तक नहीं जा पाते जिस डेप्थ में मैं ले जाना चाहता हूं। So that's the problem. अब भाई इस देश में तो वो है ना ब्राह्मण जो कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं और हम शूद्र की बेटी से शादी नहीं करेंगे, जबकि आप जाके याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़े, उसमें कहता है अनुलोम प्रतिलोम है, शादियां होती थी, तो क्यों मार रहे हो, काट रहे हो? वेद में कहां लिखा है कि शूद्रों से शादी नहीं कर सकते? क्यों अपने बेटे को कास्ट के सिस्टम में शादी करने से रोक रहे हो? अनुलोम प्रतिलोम विलेज मैरिज का कॉन्सेप्ट था, जब स्त्री अपने से उच्च वर्ण में जाती थी और जब लड़का अपने से नीचे के वर्ण में आके शादी करता था, क्या वो शादी इनवैलिडेट कर दी थी? जैसे इस्लाम में है कि अगर आपने मुसलमान से शादी नहीं की तो बच्चा हराम है, आपकी शादी जो है वो जिना है, यानी कि वो सेक्स है विदाउट मैरिज। पर इंडिया में तो नहीं किया। इंडिया में तो आप क्रिश्चियन से भी शादी करते तो वो वैलिड है। इंडिया में आप मुसलमान से भी शादी करो तो वो वैलिड है। पॉइंट ये है कि दो आइडियोलॉजीज हैं, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, दूसरी बड़ी संकीर्ण है। तो हम एक रिएक्शनरी मोड में आ चुके हैं, और वो बात मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो स्कॉलर्स इंडिया को मिलने चाहिए थे, जिनको इंडिया के कई क्वेश्चंस का जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस बना के लोगों को और कंफ्यूज कर दिया। अब जैसे मंदिर और विज्ञान के बीच में लड़ाई लड़वा दी है। मंदिर है तो नौकरी नहीं होगी, मंदिर है तो ये नहीं होगा, मंदिर है तो साइंस नहीं होगा, मंदिर है तो लोगों का इलाज नहीं होगा। ये कौन से, जब भारत में मंदिर लिखे गए तो क्या वो सुश्रुत संहिता नहीं लिखी गई? क्या आयुर्वेद का, जब योग ने भगवान के बारे में बताया तो क्या आयुर्वेद की बात नहीं की गई उसी वेद में? तो ये पागलपन क्या था कि मंदिर चाहिए या वहां पे शौचालय बना दो या वहां पुस्तकालय बना दो या वहां पे अस्पताल बना, क्यों भाई दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते? क्या हमारी सारी की सारी जो जरूरतें हैं वो खाली वो होती हैं अस्पताल वाली? हमारे जीवन में और कोई समस्या ही नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का कोई, व्हाई वन इज टू अनदर, ये मेरी समझ में नहीं आया। भगवान को विज्ञान से क्यों लड़ाया भाई? उसके भगवान को विज्ञान से लड़ाओ जिनका भगवान ये कह रहा है कि भाई जो हम कह रहे हैं वो विज्ञान के अनुरूप नहीं है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि उनके यहाँ भगवान। ये जो मूर्ख लोग थे इन्होंने वहां की समस्या लाके यहाँ ठूस दी, वरना यहाँ तो विमान शास्त्र लिखा गया, यहाँ तो आयुर्वेद लिखा गया, यहाँ पे सुश्रुत संहिता लिखी गई, जीरो का खोज किया गया, दशमलव का खोज किया गया, यहाँ पे स्पेस के बारे में लिखा गया, तारों की गणना की गई, गलत या सही, लेकिन बिना कुंडली मिलाए लोग शादी नहीं करते यार। यहाँ पे विच साइंस इज फाइनलिटी? कोई अगर ये क्लेम कर रहा है कि वन साइंस आई नो इज फाइनलिटी, इज बिग बैंग थ्योरी फाइनलिटी? हाउ डिड द अर्थ कम इनटू एग्जिस्टेंस? हाउ डिड द लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस? कौन से साइंस है? और व्हाट द हेल इज अ साइंस? साइंस इज नॉट अ डेफिनेट कॉन्सेप्ट कि वंस इट हैज कम इट इज प्रूवन। जो पेंसिलिन एक समय रामबाण हो गई थी, आज उस पेंसिलिन को जहर डिक्लेयर कर दिया।
साइंस कीप्स ऑन चेंजिंग। आज आप पढ़ोगे कि अंडा खाना बहुत जो अंडे का योक है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कल आके कोई बता रहा नहीं यार उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपने 6 दिन अंडे का वो योक नहीं खाया, 7वें दिन जब आप लगे पड़े पिल पड़े कि अब तो योक खाओ भैया। Which answer is final answer? What is science? And are Ved and science in contradiction with each other? अरे भाई नहीं, they were as scientific as it gets. साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है कि भाई उस समय उनकी टेक्नोलॉजी उन्नत नहीं होगी, बट टू से दैट कि साइंस ही उन्नत नहीं थी, बेवकूफी की बात है। दैट मींस द पर्सन डजंट अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ साइंस एंड अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज अ टूल टू अप्लाई एंड वेरीफाई साइंस। आप पता नहीं आप आपका एजुकेशन किस सिस्टम में, आई डोंट नो, आपने सोशल साइंस पढ़ा या टेक्निकल साइंस पढ़ा, बट इफ यू हैव स्टडीड टेक्निकलिटी यू विल अंडरस्टैंड इट। जी मैं फार्मासिस्ट हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेद को बहुत गलत सलत बोलते हैं। मैं अपने कंटेक्स्ट में बता देती हूँ, लेकिन बहुत सारी एक्चुअली एलोपैथी में भी प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत सारे लोग सामने आकर नहीं बोल पाते हैं। अरे भाई आज कई ऐसी दवाएं तो होती है ना जो आज वो ये सॉल्ट बहुत अच्छा है, कल को सॉल्ट डेंजरस हो जाता है। हाँ, बैन हो जाती है मेडिसिन बहुत सारी, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड जब उनका इफेक्ट देखा जाता है, जब रिसर्च स्टडीज होती हैं कि प्रोलॉन्ग्ड अगर इस मेडिसिन को आप लोगे तो इसके ये साइड इफेक्ट्स आते हैं, तो बहुत सारी मेडिसिन बैन हो जाती है। अरे भाई बेस्ट एग्जांपल है एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड। They recalled all the vaccine because now they have accepted कि there is a rare clotting happening. उस समय तो आपने लॉ बना करके और ये बकायदा लोगों को ठुसवा दिया कि लगवाओ। So is that law illegal? Because you force people to take. मुझे लगाना पड़ा था क्योंकि मुझे जर्मनी जानी थी अपनी पीएचडी खत्म करने, तो उन्होंने कहा था बिना वैक्सीन के आप सफर नहीं कर सकते, और वो मुझे कोविशील्ड ही लेना था क्योंकि यूरोप में बाकी दूसरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। So अब वो लॉ गलत है या ये फार्मास्यूटिकल कंपनी गलत है? जी बताइए। वो तो अब बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। एक पर्सन ने पूछा है कि आपकी जो असर्शन है हिंदुइज्म को लेकर वो बहुत यूनिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरी साइड है ना, वो आप जो कह रहे हो उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सुप्रीमेसी दिखानी है। मतलब उनके पास आप जाकर डिबेट भी करने बैठेंगे ना, और ये मैं जनरली बता रही हूँ कि एक्स मुस्लिम का जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम ना यूट्यूब पे भी और ट्विटर स्पेसेस पे भी, वहां पे अगर आप उनके साथ जाके बात भी करोगे ना, उनको समझाओगे कि नहीं हमारे देश में कुछ और प्रॉब्लम है, आपको समझना पड़ेगा हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जब उनको बात समझ नहीं आती ना, तो वो ले देकर गौमूत्र जाइब्स पे आ जाते हैं या गोबर खाने वाले। हमें भाई देखिए धीरे धीरे होगा ना, हमें उनको देखिए, बात आपकी सही है। मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान से है, वो इस्लाम छोड़ दिया उसने, लेकिन वो हिंदुइज्म को आज भी वही उसका धूराटी फेवरेट है। तो पॉइंट ये है कि वो उनको 3-4 चीजें, जब आप इस्लाम डजंट कम नेचुरल टू इंडिया, यू फर्स्ट हैव टू मेक देम एंटी हिंदू। और वो इतना सेंसिटिव, देखिए आप नहीं समझती, जब ये चीजें ये थ्योरीज पढ़ाई जाती है तो ये इतना सेंसिटिव बन चुके होते हैं कि आप अगर डिबेट करने बैठिए और अगर एक चीज ऐसा बोलिए जो ये नहीं सुनना चाहती, मतलब दे बिकम अनकंफर्टेबल, वायलेंट। लोग उस डेप्थ को नहीं जानते जो इस वैदिक मंत्र ने किया है। एकम सत्य, ये आपको पीसफुल बना देता है, काम बना देता है कि आपके भगवान को भी गाली पड़ दिया आप चुपचाप निकल आते हो। मगर जो उनकी थ्योरी है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, वो एक फोड़ा है कि आप उस पर हाथ रखेंगे और दर्द करेगा। रही बात कि वो हमारी बात को नहीं समझते, क्योंकि उनको वो दे आर नॉट मुस्लिम अरबिक इस्लाम, दे आर इस्लाम इन द सेंस दे आर नॉट हिंदू, दैट्स इट। इस्लाम का ही नहीं पता है उनको, इस्लाम का ही नहीं पता है। कैन अश्योर यू, मेरे तो पाकिस्तान के कई दोस्त हैं जिनसे मेरी बातचीत होती थी, तो एक मिनट दीजिएगा। कोई प्रश्न अगर चैट में 1-2 प्रश्न आप पूछना चाहते हैं जो लोग सुन रहे हैं। मैं ये कहना, मैं एक बात और कहता हूँ कि इस्लाम इज गोइंग थ्रू एन अपहीवल, ट्रस्ट मी, विद इन इटसेल्फ। आज से 10 साल पहले कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई इस्लाम भी छोड़ता है, ऐसा उन्होंने बना रखा था।
वंस यू कम इनटू मुस्लिम इस्लाम इट्स अ फाइनलिटी, कोई नहीं छोड़ता, होता ही नहीं है। आज एक्स मुस्लिम्स की बाहर है। पहले जो बात आप इस्लाम पे बोल नहीं सकते थे, आज यूट्यूब पे चैनल है, घंटों जाके बात कीजिए। और इस्लाम नहीं चेंज होगा, मैं नहीं मानता। लोग कहते वो बहुत कट्टर है, बहुत कट्टर, मैं चीज को मानता नहीं। उसका रीजन ये कि इस्लाम इज नॉट एन एंटिटी इन इटसेल्फ, इट्स वो खुद कहता है वी आर इनहेरिटर। जब आपको कोई आके महोदय बोलते हैं कि भाई हम तो सब इस्लाम था, हम तो आदम सलाम से, उसका ये मतलब है कि अब्राहम से लेकर सब हमारे ही है। क्यों? क्योंकि हम लास्ट हैं, तो पहला वाला भी मेरा ही हुआ। जब हम लास्ट हैं तो जो पहला है वही मेरा हुआ ना, तभी तो हम लास्ट है। टू बी लास्ट देयर नीड्स टू बी फर्स्ट। द बॉटम लाइन ये है कि जो चीज को तुम पहला कह रहे हो वो चेंज हो गया। इजराइल में होली लैंड पे होली मनाई जा रही है विद प्यूरिम। और होली बिकॉज आप देख लें, आपको ऐसे भी जो ऑर्थोडॉक्स जूज होते हैं वो आपको देख देंगे। जब मैं जेरूसलम में रह चुका हूँ, इजराइल में 6 महीना रहा मैं। I was lucky enough to be granted twice the scholarship by the University of Haifa to research. तो वहां पे बड़े बड़े लकड़ी के जो क्रूसीफिक्शंस होते हैं, उसको जो है क्रूसीफिक्स जो होते हैं उसको वो लेकर के जाते हैं क्रिश्चियंस भाई बहन हमारे। उनका बिलीफ है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो कई बार जूस, अभी आपको वीडियो सर्कुलेट होते जाएंगे, एक ऑर्थोडॉक्स जूस ने थूक दिया। आप समझ रही है ना? आप जीसस क्राइस्ट को तो लास्ट मान रहे हो, बट द क्वेश्चन इज दैट कि जूस तो कहते जो होना चाहिए था, अगर वो लास्ट प्रॉफिट है हमारे वाले, तो हमारे साथ जो होना चाहिए वो तो हुआ ही नहीं, पीस आ जाना चाहिए, हुआ ही नहीं, हम तो और परसिक्यूट हो गए। सो उनकी अपनी अंडर की लड़ाई चल रही है। तो क्रिश्चियनों ने भी अपनी तौबा कर ली, वो भी आ गए, उन्होंने भी कहा भैया ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, हम इसके आधार पे लॉ नहीं बनाएंगे, इसके आधार पे कल्चर का निर्माण नहीं करेंगे। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। आधा से ज्यादा जर्मनी बुद्धिज्म फॉलो करता है। हिंदू वो ना फॉलो करे क्योंकि उसकी किताबों में हिंदुइज्म की इतनी बुराई पढ़ा चुके हैं वो कि वो हिंदू से नफरत करते हैं। बात सच है, लेकिन हुआ क्या हुआ उसका जर्मनी में नतीजा? जर्मनी की किताबों में कास्ट सिस्टम और हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाया जाता था। क्या हुआ आज? मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, 1/4 से ज्यादा, बल्कि 40% जर्मनी जो है आज बेसिकली हिंदू सिस्टम को फॉलो करता है। योग के पीछे पागल है वो, आयुर्वेद के पीछे पागल है वो। आप रशिया में जाकर के देखिए, आप जरा उनमें जाके देखिए, क्या नाम है ये जो ईस्ट यूरोपियन है, उनसे पूछिए आपका रिलीजन, तो कह रहे वैदिक पैगनिज्म। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई, मैं कह रहा हूं कि हर चीज की जगह है। मुझे इसके लिए किसी को गाली देना हो, मैं क्रिश्चियनिटी एज ए स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करता हूं, मैं इस्लाम एज ए स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं, जब मैं कह रहा हूं कि मैं स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट को तो एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, मैं तुमसे इसलिए लड़ने को नहीं तैयार हूं कि तुम अल्लाह को सही मानते हो, बाकी को गलत मानते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा ये लड़ाई है कि तुम मेरे कल्चर को गलत कहते हो, तुम्हें अपनी लॉ की डिमांड करते हो, जो एक अरेबिक लॉ है उसको तुम हिंदुस्तान में लाना चाहते हो, उसकी परमिशन कतई नहीं दी जा सकती। भारत में आपको भारत के लॉ, बिकॉज ये भारत का लॉ है जो आपको ये कहने का इजाजत देता है कि मेरा भगवान सही है और तुम्हारा भगवान गलत है। क्योंकि जब आप इस्लामिक देश में जाओ तो वो ये नहीं कहने देंगे हमको कि भगवान राम सही है और भगवान राम का हम जो है वो प्रोसेशन फ्रीली निकाल रहे हैं। तो ये जो फ्रीडम आप मांग रहे हो, बाकियों को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, और कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म ही होता है जब सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन होता है, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन समाज में और इस्लामिक समाज में। लेकिन हमारे यहाँ वेद से किसी चीज को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी है लिखने के लिए देयर इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और अगर वेद में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी लिखा जाता तो भारत का समाज फ्रीडम ऑफ रिलीजन में महसूस करता है। क्योंकि मोनोथीज्म लाने वाले यहूदियों को किसने मारा? किसी बुत परस्त ने मारा क्या? किसी पेगन ने मारा क्या? एंड पेगन क्या है? अब माइथोलॉजी, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए एक नया वर्ड कर दिया, माइथोलॉजी। वाह भाई वाह। कोई सर पे, अब मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं एक दिन ऐसे ही पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में ये आइडिया जो बोल लेते हैं यूनिक वाई, बिकॉज माय माइंड थिंक्स लाइक दैट। मैं क्या करूं, मैं एक दिन सो जाता, मैंने पढ़ रहा था कि भाई भगवान ने एक दिन सूरज का निर्माण किया अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड दिस थिंग, और एक दिन लाइट का भी निर्माण किया। फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस लाइट एंड सन वन एंड द सेम थिंग। अगर सन नहीं हुआ तो लाइट ही नहीं होगी। तो भगवान एक ही चीज को दो चीज समझ के कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, बना रहा है। आई होप आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने सूरज बना दी तो लाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको जी। और अगर आपने लाइट बनाया तो भी वो, उसका मतलब है कि वो सूरज है कहीं ना कहीं, बिकॉज लाइट आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? लाइट इज मींस, इसीलिए आपको आइंस्टाइन चाहिए, E = mc²। दैट मींस एनर्जी इज मास, एनर्जी इज मैटर, मैटर इज एनर्जी।
जब मैटर में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो जिस फॉर्म में निकलता है उसको आप एनर्जी कहते हो, और जो सूरज है वो उसी मैटर के एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर रहा है। सूरज क्या है, कोई एंटिटी थोड़े है। सूरज एक कलेक्टिव नाउन है फॉर अ गैसियस बिहेवियर। सूरज कोई चीज थोड़े है, सूरज तो एक बिहेवियर का नाम है टेक्निकली, बट उसको नाउन की तरह यूज कर रहे हैं बिकॉज कि उस बिहेवियर का फिनोमिना को हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। सूरज का, अगर आप सूरज को नाम तो आपने सूरज का दे दिया कलेक्टिव नाउन, बट सूरज का प्रॉपर्टी क्या है? इज इट एन ऑब्जेक्ट? If it's an object, what kind of an object it is? Is it a matter? When what kind of matter it is? तो फैलेसी तो वही है ना। आप इसको बता रहे हो ये साइंटिफिक रिलीजन है, बाकी पेगनिज्म है। द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट बिकम्स द रॉन्ग। जब आप कह रहे हो कि भगवान ने एक दिन लाइट बनाया, एक दिन डार्कनेस बनाई और एक दिन सूरज बना दिया, भैया भाई अर्थ इज अ डार्क प्लेस। तो जब लाइट बना दी तुमने तो अर्थ तो ब्राइटेंड हो गया, फिर सूरज बना दिया, तो अब दो सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? Then you have to tell us then what is the other source of light on the face of the earth which is not sun? Would there be light on that? Stands the question that would there be, if there is no sun, then would there be light on the earth? If you could think, this is why I'm unique, because I think no one has ever thought it this way. ओके, थैंक यू सो मच सर, मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया, और लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें तो उसके बाद हम खत्म करेंगे। नहीं, मैं गालियां कम दीजिए मुझे बस, और कुछ नहीं कहना चाहता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप, मैं जिस उस पर जाके बात करता हूँ आप उसको समझ नहीं पाते। आप आइए, प्रश्न पूछिए मेरे शोज में या कहीं और भी, मैं कोई ईगो नहीं रखता, बट प्रश्न पूछिए, समझिए मत। उस पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए। because I'm a human being, there would be many things which I may say which not be true, but there's a difference between fact and truth. When I'm propounding a theory, it's a different thing. When I'm stating a fact, that's a different thing. If I'm propounding a theory, you cannot treat it as a fact. Fact and a theory के बीच में अंतर आपको समझना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया कि एक दिन सन क्रिएट किया, एक दिन लाइट किया, ये थ्योरी है। इसका फैक्ट क्या है कि then you have to prove that on earth you get two kind of lights. So if you have that ability, then please come and write obnoxious things on me. Well, I take it as a pinch of salt. I welcome them also. Thank you so much. आई थिंक जो गालियां देते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं जेन्युइनली, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अभिषेक सर की बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ। वो अलग दिन कभी बात करेंगे कि किस पे डिसएग्रीमेंट है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहती हूँ कि जिससे भी आपके डिसएग्रीमेंट है उनको सुनिए, क्योंकि जब सोसाइटी इवॉल्व ही करेगी, सोसाइटी वही प्रोग्रेस करती है जहाँ पे डिसएग्रीमेंट होता है, जहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो लोग सुनते हैं। तो अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज सुनने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप सोच पाओगे, तभी आप अपने आप को क्वेश्चन कर पाओगे कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को सुनना बहुत जरूरी है। जो लोग गालियां देते हैं उनके लिए मैं ये कह रही हूँ। तो आई थिंक जी बोलिए। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। अगर आप लास्ट में कुछ कहेंगे, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच हिंदू विचारधारा शो जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड इट्स अ प्लेजर टू शेयर प्लेटफॉर्म्स। मैं यदि आपका ये पार्ट लगा करके अपने पे शेयर कर लूं तो आपको ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? इफ आई वुड शेयर इट ऑन माय। नहीं सर, बिल्कुल करिए आप सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।